ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रही थी, नेक्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की सिग्नल प्रणाली के बाद में बात कर रही थी, इसके बारे में पढ़ रहे थे सिग्नल प्रणाली। कूलिंग मेथड के बारे में पढ़ रहे थे टॉपिक। और ट्रांसफार्मर में कूलिंग मेथड अपने यूज करते हैं, कितने प्रकार के यूज करते हैं, 3 प्रकार के यूज किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं इसमें पढ़े थे कल अपने, टाइप ऑफ कूलिंग, यानी कितने प्रकार से आप यूज करोगे और कितने प्रकार से कूलिंग को यूज किया जाता है, वो 3 प्रकार से मैंने यूज की थी। कौन कौन सी यूज की थी? पहली कौन सी थी आपके पास? पहली तो थी आपके पास, एक नंबर था एयर कूलिंग, 2 नंबर किसके बारे में पढ़ा था? ऑयल कूलिंग, और 3 नंबर पढ़ा था आपने ऑयल एंड वाटर कूलिंग। ऑयल एंड वाटर कूलिंग, इन 3 प्रकार के मेथड को पढ़ा था और तीनों के अलग अलग टाइप पढ़े थे। इसमें जो पहला टाइप पढ़ा था ना आपने ये वाला, इसके कितने टाइप थे? 2 ही टाइप थे। कौन कौन से थे भाई? एक तो था नेचुरल कूलिंग थी और एक था एयर ब्लास्ट। 2 प्रकार के इसके पढ़े थे। इसके कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। कौन कौन से? एक तो नेचुरल कूलिंग थी यहाँ पे भी, और कौन सी 2 नंबर? ऑयल ब्लास्ट कूलिंग थी, और तीसरी कौन सी थी? ऑयल ब्लास्ट एंड प्रेशर, ठीक था ना? ऑयल ब्लास्ट एंड फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट की बात है, एंड फॉरेस्ट, ये कूलिंग यूज की थी। और यहाँ पे जो कूलिंग पड़ी इसके भी कितने टाइप थे? 2 टाइप थे। और कौन सा था भाई? पहला तो ये था नेचुरल, और दूसरी चीज का टाइप है ऑयल ब्लास्ट एंड फॉरेस्ट। ऑयल ब्लास्ट एंड फॉरेस्ट, कितने टाइप यहाँ पे आपने यूज किए थे? कल वाले सेम ही टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, तक पढ़ लिया था टॉपिक अपने। अब अपने एक चीज का ध्यान रखना है सबसे पहले कि कौन सी कूलिंग यूज की जाती है, किस कूलिंग के अंदर ऑयल को यूज नहीं किया जाता। ऑयल ट्रांसफार्मर जो ऑयल आप डालते हैं इसमें सिंथेटिक ऑयल, और कौन सा यूज होता है? खनिज तेल। ज्यादा तो यूज किया जाता है वो खनिज तेल को ज्यादा अपने यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। ऑयल का जो विशेष टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ऑयल कैसे यूज किया जाता है, उसकी डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ये वाला, इसके अंदर ऑयल को यूज नहीं किया जाएगा ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसमें ओनली फॉर क्या नेचुरल कूलिंग में एयर कूलिंग ओनली फॉर यूज की गई है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ना इसमें ऑयल नहीं होगा, ये बिना ऑयल के ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है? न्यूमन होती है। यानी ये तो आपके नंबर जो कंडीशन नंबर 1 तो आपने ये यूज किया है, एक आपने ये यूज किया है, और एक आपने ये यूज किया है। इन ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है वो 100 kVA से क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है? 100 kVA से कम। यानी सारे के सारे ये तीनों टाइप आप यूज करोगे ना, नेचुरल कूलिंग हो गया एक एयर कूलिंग में, दूसरा कौन सा हो गया? एयर ब्लास्ट हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया आपके पास? नेचुरल कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों की दोनों, एक तो क्या होगी? एयर कूलिंग होगी, क्या होगी? एक तो होगी आपके पास एयर कूलिंग। वह ऑयल कूलिंग में कौन सा यूज किया जाएगा? ऑयल कूलिंग एक और है इसमें, प्लस में क्या लिख सकते हो? ऑयल कूलिंग में कौन सी कूलिंग शामिल की गई है? नेचुरल कूलिंग। अब ये जो ट्रांसफार्मर है सारे के सारे, इनकी जो क्षमता होगी ना वो क्या होगी? 100 kVA तक होती है, यानी 100 kVA से क्या होती है? कम। इससे ज्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर नहीं होते। समझ में आ गई मेरी बात?
बाकी बचे ऑयल ब्लास्ट एंड फोर्स्ड नेचुरल कूलिंग होगी, किसमें ऑयल एंड वाटर कूलिंग के अंदर आएगा ये, और ये किसमें आएगा, ऑयल ब्लास्ट में आएगा। तो ये सारे के सारे पार्ट है ना, कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इसके 4 भाग बचे। ये चारों की चारों जो क्षमता होगी वो 200 केवीए से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, 200 केवीए से भी क्या होती है, की क्षमता के सारे ट्रांसफॉर्मर होंगे। यानी 100 केवी के बाद ट्रांसफॉर्मर बनता है ना, वो 200 केवी का ही बनता है। तो 100 केवी वाले तो यहां तक आ जाएंगे, उसके बाद 200 केवी आ जाए, उसके बाद में एमवीए में चला जाए ट्रांसफॉर्मर, कूलिंग का मेथड यूज होगा, ये मेथड सारे के सारे यहां पे क्या होंगे, यूज होंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछ लेता, बहुत बार पूछा भी है, क्या पूछ लेता है कि आप जो वितरण क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कौन सा वितरण क्षेत्र में, वितरण क्षेत्र को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यूज करते हो। आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र है, समझ में आ गई मेरी बात? उस क्षेत्र के अंदर जो ट्रांसफार्मर आप यूज करते हो, या वितरण क्षेत्र में कोई भी ट्रांसफार्मर आप यूज करते हो, उस समय ज्यादा कौन सी कूलिंग को यूज किया जाता है, बता सकता है कोई? वितरण क्षेत्र समझते सभी, वहां पे कौन सी कूलिंग को आप यूज करोगे, कौन सी कूलिंग मेथड को आप यूज करोगे? तो वहां पे ज्यादा तो यूज की जाती है ना, वो ये कूलिंग को यूज किया जाता है। कौन सी कूलिंग को? तो ये होती है आपकी यहां पे जो यूज होती है, वो होती है नेचुरल ऑयल कूलिंग। समझ में आई क्या बात? नेचुरल तो ये भी है, नेचुरल ये भी है, पर तो ये नेचुरल कौन से ऑयल कूलिंग को यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑयल कूलिंग का ये टाइप है। कौन सा टाइप है? ऑयल कूलिंग का ये टाइप होता है। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे यूज कर सकता आपके अंदर पावर ट्रांसफार्मर जो यूज होते हैं, क्या बोलता है, पावर ट्रांसफार्मर। सारे के सारे आपके पास जो पावर ट्रांसफार्मर है, समझ में आ गई मेरी बात? जो कहां पे यूज होते हैं, बता दो कहां पे यूज होते हैं पावर ट्रांसफार्मर? जैसे जीसस के अंदर यूज होता है, तो वहां पे कौन सी कूलिंग को यूज किया जाता है, बताओ? तो वहां पे जो कूलिंग यूज होती है ना, ये वाली कूलिंग को यूज किया जाता है। कौन सी लिखोगे इस समय? ऑयल एंड वाटर कूलिंग मेथड को यूज किया जाता है सभी पावर ट्रांसफार्मरों के अंदर, ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। ये पर्सन पूछा भी था वितरण क्षेत्र में कौन सी कूलिंग को यूज करते हैं, नेचुरल ऑयल कूलिंग को यूज किया जाता है, और पावर ट्रांसफार्मर में कौन सी कूलिंग को ज्यादा यूज किया जाता है। अधिकतर जो पावर ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो प्रसारण में अपने जब यूज करते हैं वहां पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, या तो वहां पे वायुजन ऑयल को मेंटेन करके चलते हैं, तो वहां पे ऑयल एंड वाटर कूलिंग को यूज किया जाता है। वहां पे ये नेचुरल भी हो सकती है, या तो उसके ऑयल ब्लास्ट एंड फोर्स भी हो सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? नेचुरल का मतलब क्या होगा, वहां पे ऑयल होगा, वो नेचुरली ठंडा होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से उसको ठंडा किया जाता है। इन कूलिंग मेथडों को यूज किया जाता है, चाहे वितरण का क्षेत्र है, चाहे वो अपने कौन सा क्षेत्र आपके पास पावर का क्षेत्र है। ठीक है। तो ये नोट कर लो, इसके बाद इसकी बात करेंगे आगे। ये मेन प्रश्न तो मैंने यहाँ पे करवा दिया, अब इनको समझा देता हूं किस प्रकार से को यूज किया जाता है और क्या यूज होता है। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, आपको पता होना चाहिए रेडिएटर। इसके नीचे लिखाऊंगा, उसके बारे में बात में लिखा देता हूं आपको। आपने सुना होगा नाम रेडिएटर का, सुना है ना? रेडिएटर का मतलब क्या होता है, रेडिएटर क्यों लगाते हैं ट्रांसफार्मर में? रेडिएटर सुना है सभी? जैसे मैं सिंपल बता देता हूं, इससे नोट तो कर ली सभी, इधर बढ़कर कर लेना, करें किसी। अब यहाँ पे एक बात देखो आराम से, बोर्ड पे समझना आराम से, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे।
सभी को मैं अलग अलग से समझा रहा हूं पहले। इसमें नेचुरल कूलिंग में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल सीधा पड़ा देता है। जैसे मेरे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, और ये बिल्कुल जो ट्रांसफार्मर होते हैं बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं, और लगभग जो इसमें जो कोर यूज होती है ना, वो सेल टाइप की कोर को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। समझ गया ये बात, ये सेल टाइप कोर ही है, ठीक है। एक और वाइंडिंग कोर से लपेट दी जाती है, एक वाइंडिंग तो ये लपेट दी, उसके ऊपर एक वाइंडिंग एक लपेट दी जाती है, दूसरी उसके नीचे लपेट दी जाती है। ये मैंने मेथड आपको बताया है कि सेल टाइप कोर या बेरी टाइप जब कोर का निर्माण करते हैं तो नीचे वाइंडिंग कौन सी रखी जाती है, एलटी को, ऊपर कौन सी रखते हैं, एचटी। इसका रीजन मैंने समझाया, एलटी को नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें टर्नों की संख्या कम होती है। इसका रीजन क्या होता है, तो आप एलटी को नीचे करेंगे, एचटी को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। ये बिल्कुल क्या ऊपर है, यहाँ पे सीधा रख दिया इसको। जैसे आपने नॉर्मली ऐसे जो ट्रांसफार्मर आते हैं ना, ये जितने जो ट्रांसफार्मर होते हैं कूलिंग मेथड वाले ट्रांसफार्मर, इनको नॉर्मली अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में ज्यादा यूज किया जाता है। किन सर्किटों में, जिनको वहां पे आप एलिमेंटर के नाम से भी जानते हैं, देखे होंगे आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर। ये छोटे ट्रांसफार्मर जैसे आप नॉर्मली इन्वर्टर में भी ट्रांसफार्मर को देखोगे ना, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर वहां पे बना होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की कोई कूलिंग नहीं है, ये नेचुरल है, बिल्कुल क्या है, नेचुरल। आई वायु ठंडी हो रही है कोर, तो ये नेचुरल कूलिंग में शामिल किया गया है। और इसी कूलिंग में क्या होता है कि जब एयर ब्लास्ट को मेंटेन करें, एयर ब्लास्ट का मतलब क्या, झोंका है, इसको बोलते हैं वायु झोंका। ब्लास्ट का मतलब ऐसे कोई ब्लास्ट नहीं करवाएगा तो क्या करेगा वो, कि जो कोर है उसमें डक्ट्स काट देगा, ऐसे डक्ट्स, ऐसे इस प्रकार की कूलिंग मेथड के लिए कोर के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात। और डक्ट से जब आर पार हवा होती है ना, तो कूलिंग मेथड क्या ऊपर बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलता है वहां पे, और क्या बोलता है, ब्लास्ट कहता है। एयर का क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये नॉर्मली इसकी क्षमता होती है, मैंने कहा इसकी क्षमता होती है वो 100 केवी से कम होती है। और इसको जो ज्यादा यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में ज्यादा यूज करते हैं, काफी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें इसको ज्यादा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किटों में बहुत कम इसको यूज करते हैं। समझ में आ गई। जैसे आप बोल सकते हो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग होती है, जो आप स्टेबलाइजर में यूज करते हो, छोटा स्टेबलाइजर आपका अगर आता है तो वहां पे कूलिंग मेथड ये यूज किया जाता है स्टेबलाइजर के। पर तो ऑटो ट्रांसफार्मर बड़ा भी हो सकता है, जिनकी क्षमता क्या होती है 25 केवीए भी होती है ना। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम क्षमता आप नॉर्मली यूज करते हो डिजिटल में, तो 25 केवीए की मैक्सिमम क्षमता के होते हैं वो। तो वहां पे कौन सी कूलिंग को यूज किया जाता है, नेचुरल ऑयल कूलिंग को भी वहां पे उनके अंदर यूज करते हैं। जरूरी ये मेथड को यूज करें, वो मेथड भी वहां पे क्या आ सकता है, काम में आ सकता है। तो ये तो था आपका एयर वाला, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद लगता है रेडिएटर। ध्यान रखना एक बात यहाँ पे नॉर्मल सी बता देता हूं, एयर कूलिंग के अंदर रेडिएटर का उपयोग नहीं किया जाता, ये दिमाग में सेट कर लेना। आपको पूछ सकता है कौन सी कूलिंग मेथड में रेडिएटर का उपयोग नहीं होता, जिसमें रेडिएटर नहीं लगते कभी भी। रेडिएटर क्या है, तो रेडिएटर का यूज क्यों करते हैं मैं बता दूंगा। इसके अंदर कभी रेडिएटर नहीं लगेगा, इसमें रेडिएटर का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको जहां पे ऑयल आ गया, ऑयल आके रेडिएटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, रेडिएटर। तो रेडिएटर लगाते क्यों है, तो ये कहता है ऑयल का सरफेस एरिया यानी कार्ड सर्कल बढ़ाने के लिए, कार्ड सर्कल बढ़ाने के लिए। यानी सिंपल सी बात है, या तो ये बोल दो या आप ये भी बोल सकते हो कि जो बॉडी है ना, बॉडी इसकी बॉडी ट्रांसफार्मर की बॉडी है, उसका सर्कल बढ़ा दिया, उसका सरफेस एरिया आपने इंक्रीज किया है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे एक सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, क्या है, एक ट्रांसफार्मर मैंने बनाया, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी बॉडी है। इसके अंदर साइडों में आपने ऐसे देखा होगा सिस्टम सा बड़े पाइपें से लगी होती है इस प्रकार से, देखिए कि नहीं देखिए, देखिए सभी क्या नहीं देखी। इस प्रकार से पाइप निकली। इसके कारण क्या होगा, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है,
बॉडी का सरफेस एरिया और ऑयल का भी सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं कहता हूं बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वायु के संपर्क में क्या आएगा, ज्यादा आता है। वही चीज का अगर आपकी बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सिंपल बात कहता हूं मैं, वायु आज की आगे की जो नो पोर्टेबल प्लेस रखते हैं अपने, देखा सभी ने, अभी आपने देखा कि उसको आगे से क्रॉस कर दिया गया। कोई भी जो वाहन बनता है, कभी आप नॉर्मल मोड करना तो स्पीड वाले वाहन के स्पीड जो हाई स्पीड के होते हैं वो आगे से बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये कभी नोट कर लेना। गाड़ी को देखा, गाड़ी का सेट कभी ऐसे होता है जो हाई स्पीड की है, ठीक है। कभी ऐसे देखा गाड़ी आगे से बिल्कुल चोर्स बनी हुई है, नहीं। रीजन क्या होता है, अगर उसका आगे से चोर्स का वो सरफेस एरिया हवा के साथ ज्यादा टकराव करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। समझ में आ गई बात? तो एक नॉर्मल सी बात है, इसका अगर सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे तो ये वायु क्या करेगा, ज्यादा काटेगा। इसको काटेगा ज्यादा। आपकी ये बॉडी होती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, ये ज्यादा हवा के संपर्क में आता है। इस प्रकार से ये वाला भाग भी संपर्क में आ रहा हवा के, ये वाला भी भाग संपर्क में आ रहा हवा के, ये वाला भाग भी हवा के संपर्क में आ रहा है, और ये वाला भाग भी हवा के संपर्क में आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है इसके साथ वाला, ये वाला पूरा पार्ट। इसका मतलब ये जो एरिया है हवा का, ये काट क्षेत्रफल है इसका क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसके कारण ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ा है। अब मेरे को पता है कि जैसे ये वायु के संपर्क में आएगा तो वातावरण में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वातावरण का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा आपका। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो टेम्परेचर में अपने आप ही जाएगा पहले से, क्योंकि बॉडी उस टेम्परेचर में मेंटेन करेगी। जैसे मैंने सिंपल बोला कि आपके पास अब नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास मान लिया आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना है 40 डिग्री। तो कोई पानी अगर बिल्कुल खुला पड़ा वातावरण के अंदर, नॉर्मल पड़ा हुआ है, किसी कोई मटके में पड़ा, उसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्रिएट करवा रहे उस चीज को। और उसका टेम्परेचर भी पानी का क्या होगा, बिल्कुल वातावरण में खुला पड़ा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना होगा, उसमें 40 डिग्री होगा। आप नॉर्मली क्या करते हो, अभी आपको ये पता लग रहा है कि आपकी बॉडी को क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। कुछ समय पहले क्या था, आपको सर्दी लग रही, कारण क्या था, क्या कारण आपको गर्मी लग रही है? तो रीजन यही है कि आपकी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ना, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक स्वस्थ आदमी का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, होता कि नहीं होता? अगर तापमान इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगती है। अगर तापमान इससे कम होता है वातावरण का तो आपको क्या लगती है, सर्दी लगती है। नॉर्मल है ये टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी क्या होगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। आप महसूस करेंगे कि मेरा टेम्परेचर कम है, वातावरण का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, वातावरण का कम है, तो आपको क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। अब जैसे आपको बुखार लगा, बुखार हो गया, जैसे बुखार होने पे क्या होता है, आपका अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर गर्मी के टाइम में भी आपको सर्दी लगती है। तो रीजन क्या है कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा तो आपको उस समय क्या लगेगी, सर्दी लगेगी 40 डिग्री पे भी, ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है। कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि जैसे ये बॉडी का सरफेस एरिया आपका बढ़ेगा तो ये वातावरण के साथ क्या करेगा, ज्यादा कटाव करेगा इसका। तो ये क्या होगी, बॉडी ठंडी होगी, बॉडी के संपर्क में यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, ऑयल है। ऑयल भी क्या होगा, ठंडा होगा। और ऑयल के अंदर बिल्कुल यहाँ पे मैंने क्या डाल रखी है, ट्रांसफॉर्मर की और भी है, ट्रांसफॉर्मर की यहाँ पे क्या डाल रखी है मैंने, इसके अंदर वाइंडिंग भी डाल रखी है। समझ में आ गई? तो वाइंडिंग भी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है। रेडिएटर का जो उपयोग होता है ना, वो ऑयल में बात स्टार्ट हो जाता है। ऑयल में जो सारे के सारे ट्रांसफार्मर है उनमें क्या होता है, रेडिएटर का उपयोग होता है। रेडिएटर का काम यही होता है कि ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ाया जाए, और ऑयल का सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो मेरे को पता है ऑयल ज्यादा ठंडा होगा। ऑयल ठंडा होगा तो आपकी वाइंडिंग ठंडी होगी, और वाइंडिंग ठंडी होगी तो आपका क्या होगा, हीटिंग क्या होगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हीटिंग आपकी बढ़ती नहीं। ठीक, तो ये नॉर्मल सी बात है, रेडिएटर का अपने यूज करते हैं। अब देखो इसके बाद तो ये तो नॉर्मल कूलिंग आ गई, बिल्कुल आपने नॉर्मल कूलिंग को यूज किया। उसके बाद हम बोलता ऑयल ब्लास्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ऑयल ब्लास्ट, ऑयल ब्लास्ट में क्या होता है, रेडिएटर यूज होते हैं ना, तो रेडिएटर ये तो पाइप सिस्टम में यूज होता है। इसके बाद रेडिएटर को काटा था, स्पेशल रेडिएटर बनाए जाते हैं इसे पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। ये तो आपने किसमें यूज करते हैं, वितरण क्षेत्र में यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की पाइप भी बनी होती है। परंतु आप जब पावर ट्रांसफार्मर को देखोगे ना, तो बाकी जो रेडिएटर बना होता है इस प्रकार से यूज होता है।
एक ऐसे निकलेगा इसका सिस्टम, एक इसके साथ ऐसे निकलेगा और यहाँ पे संपर्क बनाया जाएगा रेडिएटर का ऐसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस प्रकार की पत्तियां से आपस में जुड़ी होती है। समझ में आ गई? ब्लास्ट का मतलब ऑयल का ब्लास्ट वैसे नहीं होगा, ऑयल का ब्लास्ट का ये रेडिएटर अपने आप ही करता है। कैसे करता है? देखो कोई भी चीज जो हीट पैदा करती है ना, हीट जो गर्म होती है वो हमेशा ही क्या जाता है, ऊपर जाता है। कोई चीज गर्म होगी वो क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, और जो चीज ठंडी होगी वो क्या आएगी, नीचे आएगी। ये नॉर्मल सी बात, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे गर्म ऑयल ऊपर जाता है, ठंडा ऑयल क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे ऑयल का इस रेडिएटर से क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का मतलब तेजी से अंदर जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से वो इस रेडिएटर में क्या करता है, घूमता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ब्लास्ट। अब कहता है ये भी टेम्परेचर आपने यूज नहीं किया, तो आपने क्या किया, ऑयल ब्लास्ट एंड फोर्स कर दिया। ऑयल ब्लास्ट एंड फोर्स का मेथड का यूज किया है। इस समय कुछ नहीं है, ये जो रेडिएटर है ना, इसके साथ मैंने यहाँ पे चीज को लगा दिया, किसको लगा दिया, पंप को लगा दिया। क्या लगा दिया, पंप। पंप क्या मेंटेन करेगा, फोर्स देगा। क्या देगा, फोर्स। और जैसे फोर्स देगा तो मेरे को पता पंप क्या कर रहा है, खींच रहा है ऑयल को जल्दी से, तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा। ब्लास्ट तो पहले से ही हो रहा था, अब इसने क्या कर दिया, जैसे पंप लगाओगे पंप के कारण क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑयल ब्लास्ट में क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो ये नेचुरल कूलिंग है वाटर, कौन सी, ऑयल वाली। ऑयल एंड वाटर की नेचुरल कूलिंग है। ऑयल एंड वाटर की नेचुरल कूलिंग में क्या करना है, इस मेथड को यूज नहीं करता। करता क्या, अलग से बात करता है थोड़ी सी, वो देखो थोड़ी सी। आपका इसके अंदर ऑयल नहीं, और इसके अंदर से क्या कर दिया, पाइप को गुजार दिया मेरे से। किसको गुजार दिया, पाइप, ऐसे। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां से पानी के साथ इसका कांटेक्ट करते, ये ओपन नहीं रखी जाती, पानी के साथ कोई संपर्क नहीं है इसका। यहां से आपने पानी के साथ इसका संपर्क कर दिया, पानी अपने आप फ्लो हो रहा है, क्योंकि गर्म होकर ऊपर जाएगा, ठंडा होकर अपने आप नीचे घूम रहा है। समझ में आ गई? वही बात है, यहाँ पे भी क्या लगा, इसके साथ जो भी रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर इसके साथ भी लगा होगा ऐसे, ये यूज होंगे इस प्रकार से, रेडिएटर इसके साथ दोनों तरफ यूज होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो पानी की पाइपें गुजारी जाती है, किसके अंदर से, ऑयल से। कि पानी जब गुजरेगा तो मेरे को पता है पानी क्या करेगा, ये पाइप को ठंडा करेगा। पाइप ठंडी होगी, क्या ठंडा होगा, ऑयल ठंडा होगा। ऑयल ठंडा होगा तो क्या ठंडी होगी, वाइंडिंग ठंडी होगी। और तो उसके बाद वो ये कहता है इसको फोर्स को मेंटेन कर दो। फोर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं है, एक तो पंप लगा दो यहाँ पे, ठीक है, और एक पंप लगा दो यहाँ पे। समझ में आ गई? तो पानी की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑयल की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कूलिंग मेथड क्या होगा, अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो ये नॉर्मल सा मेथड है। इसमें कौन सी कूलिंग को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा जो कूलिंग यूज की जाती है तो अपने पास तो वितरण क्षेत्र में नेचुरल कूलिंग को यूज करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद पावर ट्रांसफर में कौन सी यूज की जाती है, ऑयल एंड वाटर कूलिंग को यूज किया जाता है। इसमें मेथड ये भी हो सकता है, ये मेथड भी यूज कर सकता है, बस वो कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो दिक्कत तो बता दो। हाँ, नहीं है दिक्कत, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा लंबी छोटी बातें नहीं है। दो तीन बातों का ध्यान रखना है, रेडिएटर क्यों लगाते हैं, कौन सी कूलिंग यूज की, 3% तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इनका प्रश्न ही आएगा लगभग। कूलिंग कितने टाइप्स की है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो के बी तक कौन सी कूलिंग को यूज किया जाता है, ज्यादा किसको यूज करते हैं, इसको ज्यादा यूज करते हैं। अगर प्रश्न आपको यहाँ पे ये भी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सी कूलिंग मेथड को यूज किया जाता है, एयर कूलिंग को। जो ट्रांसफार्मर लगता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सी कूलिंग को यूज किया जाएगा, एयर कूलिंग को। अगर ये सर्किट इलेक्ट्रिकल में चला जाता है, जैसे उसने पूछा इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहा है कोई भी, ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनते हैं, वहां पे कौन सी कूलिंग आती है, नेचुरल कूलिंग को यूज किया जाता है। किस केवी तक, 100 केवी तक। और 100 केवी से अगर ज्यादा का ट्रांसफार्मर तो कौन सी कूलिंग को यूज किया जाए, ऑयल ब्लास्ट होगा, या ऑयल ब्लास्ट एंड क्या होगा, फोर्स कूलिंग को यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो। चलो आगे। ठीक, इसके बाद देखो टॉपिक
थोड़ा ही बचा है ट्रांसफार्मर, कनेक्शन बचे हैं ओनली फॉर, वो तो कंप्लीट होने वाला है, पार्ट तो हो गए ना सभी इसके पूरे, कनेक्शन बचे हैं जैसे स्टार स्टार डेल्टा 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 स्टार स्टार डेल्टा, बीबीसी मतलब बच गया, स्पोर्ट कनेक्शन बच गया, वो प्रमाणे वाले बचे हैं, और सारा कुछ कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और इसके फिक्शन बच गए हैं कौन कौन से, ये तो जिन जो फिक्शन बचा है, एक सप्लाई टेस्ट पड़ा ट्रांसफार्मर का करवाने वाला, 2 दिन का टाइम वो खा जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसके बाद अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल देखा सभी ने, देखा क्या देखा है। देखो ट्रांसफार्मर में जो अपने ऑयल को यूज करते हैं उसका रीजन क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज क्यों किया जाता है, तो 2 कारण होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज करने के, कौन कौन से, ये 2 काम करता है। पहला प्रयोजन होता है इसका, एक होता है शीतलन का, क्या काम करता है, शीतलन, वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करेगा। दूसरा काम होता है इसका इंसुलेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यानी किसका काम करेगा, ऊर्चालन का, या आप बोल सकते हो रोधन क्षमता को बढ़ाना। किसकी रोधन क्षमता, वाइंडिंग, वाइंडिंग को इंसुलेशन देना ना अपने, और किसी को देना नहीं, और किसी को नहीं देना, वाइंडिंग की इंसुलेशन की स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है ट्रांसफार्मर ऑयल। समझ में आती है बात में क्या नहीं आती। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल को यूज किया जाता है उसका क्या कार्य है, उसका पहला काम होता है वाइंडिंग को ठंडा करना, दूसरा काम होता है कुचालकता या रोधन की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। किसकी रोधन क्षमता बढ़ाना है, तो किसकी बढ़ा रहा है, ये वाइंडिंग। वाइंडिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर में कितनी रेजिस्टेंस यूज होती है, 2, कौन कौन सी, हो गया, 2 प्रकार की वाइंडिंग को यूज करते हैं, प्राइमरी यूज करते हैं, सेकेंडरी यूज करते हैं। सभी कोई पता, आपको नहीं पता तो सभी कोई पता है, ठीक है, सुनिए कि आपको पता है। तो ये देखो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ऑयल का टॉपिक, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग उस शक्ति के ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। देखो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में तो यूज नहीं होता है, क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता नहीं होता, भी नहीं कहा कूलिंग में तो नहीं होता ना, ये उस क्षमता के ट्रांसफार्मरों में यूज किया जाता है जहां पर यह शीतलन वह रोधन का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको कोई यहां पे ये पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, कि आप ट्रांसफार्मर जो ऑयल को यूज कर रहे हो वो कितने टाइप के होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल बता सकता है कोई? ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के ऑयल को यूज किया जाता है। कौन कौन सा यूज होता है वो देखो। पहला 1 नंबर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, 2 नंबर यूज होता है वो कौन सा होता है, 3 नंबर यूज होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, पहले को अपने क्या बोलते हो, खनिज तेल कहते हो। क्या बोलते हो, खनिज तेल। इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोला जाता है। क्या बोलते हो, मिनरल ऑयल। इसको हिंदी में कहा जाता है खनिज तेल। 2 नंबर कौन सा यूज होता है, सिलिकॉन ऑयल। कौन सा, सिलिकॉन ऑयल। और 3 नंबर कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑयल। ये 3 प्रकार के ऑयल है। ये दोनों है ना
इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने कई बार ये भी बोलते हैं कि दो ही प्रकार के ऑयल होते हैं, एक तो खनिज तेल होता है, एक कौन सा होता है, सिंथेटिक ऑयल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल। समझ में आ गई मेरे बात? अब देखो यहां पे दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज होता है ना, तो कौन सा ऑयल यूज होता है बता सकता है कोई मेरे को? वो मिनरल ऑयल को यूज किया जाता है। तो सारे के सारे जो ट्रांसफार्मर है ना, उन सभी के अंदर कौन सा ऑयल यूज होता है, खनिज तेल काम आता है। कौन सा काम आता है, खनिज तेल। परंतु विशेष जगह हो गई, जैसे टनल हो गया, टनल का नाम सुना है? टनल किसको बोलते हैं, टनल, सुरंग। ठीक है, अंडरग्राउंड का सारा जो सिस्टम है, जैसे गोदाम का सिस्टम हो गया, अंडरग्राउंड लगाना है कोई चीज को, कोई सुरंग हो गई, ठीक है, उसके अंदर यूज करना है। या इंडोर के सारे जो ट्रांसफार्मर, इंडोर का मतलब क्या होगा, अंदर लगे हैं। आउटडोर के ट्रांसफार्मर में सभी में किसका ऑयल यूज होगा, खनिज तेल यूज होता है। इंडोर में खनिज तेल को यूज नहीं किया जाता। आप कौन से यूज करते हैं, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल में कौन सा हो सकता है, सिलिकॉन ऑयल हो सकता है, या हाइड्रोकार्बन ऑयल का भी यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखो ये जो ऑयल है ना, ये ज्वलनशील है। क्या है, ज्वलनशील, यानी इसमें क्या लग सकती है, आग लगती है, नॉर्मल लगती है। और इन दोनों के मुकाबले ये क्या है, उच्च ज्वलनशील है। ठीक है, ये क्या है, निम्न ज्वलनशील है, और ये ज्वलनशील नहीं होता। ये चीज का ध्यान रखना। ये क्या होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, निम्न ज्वलनशील है। और ये क्या है जी, ज्वलनशील नहीं है। ये तीनों बातें ध्यान रखें। समझ में आ गई ना बात में? यानी तो ये यूज होता है ना, सिलिकॉन यूज, ये आपका निम्न ज्वलनशील होता है, ये ज्वलनशील, इसमें आग लगती है। नॉर्मल आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में आग लगती है, देखिए ना, देखिए, कौन देखिए, दिखा ले कोई बात, लागो जिंदगी बोल पे तक दिखा। आग लगती देखते हैं तो अपने क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में आग लग रही तो अपने क्या करें, सबसे पहले तो काम किया था कि आप क्या, आपको अगर जानकारी नहीं तो आप क्या करो, सूचना दो, उसके पास ही नहीं जाना चाहिए। अगर आपको नहीं जानकारी है, सप्लाई बंद है तो उसके ऊपर अपने पास नॉर्मली क्या होगा, रेत डाल दीजिए, पानी भी डालना कभी, क्योंकि कोई भी ऑयल की आग होती है ना, उसमें कभी पानी नहीं डालना चाहिए। पानी का डालने में आग क्या लगती है, ज्यादा लगती है, नॉर्मल नोट कर लेना। क्यों होता है कि पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको कई दिन पहले ही बताया था ना कि नॉर्मल आप क्या लगाते हैं, भट्टी तड़का लगाते हो ना, कितना ही बताओ, सब्जी बनाते हो करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, ईंधन तो आपके पास ऑयल है, क्या चीज है, ऑयल आपके पास है, ऑयल गर्म है, इसका मतलब वहां पे क्या हीट भी है। आपको क्या चाहिए, ओनली फॉर ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन, वो आप सब से मिल जाती है, पानी से मिल जाती है। पानी में क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। जैसे ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या मिलेगी, वहां पे आग लगती है। तो कई बार जलने का रीजन ये होता है कि वहां पर ऑक्सीजन मिल रही है प्रचुर मात्रा। ठीक है, तो वही बात है कि कभी भी आप यहाँ पे पानी को नहीं डालते। ठीक है, अपने को आग बुझाने में कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए, तो वो अलग की बात, सीटीसी आप लगा लो, वहां पे सीटीसी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही बात है, या किसको डालो, आप रेत को डाल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनरल ऑयल को यूज करें तो खनिज तेल यूज किया जाता है ज्यादा पे ज्यादा ट्रांसफार्मर में। ये सभी पे ये चीज का ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफार्मर होंगे सारे के सारे ये होंगे आउटडोर ट्रांसफार्मर। क्या होंगे, आउटडोर ट्रांसफार्मर। समझ में आ गई? और ये जो ऑयल दोनों के दोनों यूज होते हैं वो होते हैं इंडोर के ट्रांसफार्मर होते, इसमें यूज होता है इंडोर ट्रांसफार्मर। जो सारे के सारे ट्रांसफार्मर आपके इंडोर हैं, कौन से इंडोर, जैसे आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो, कौन क्या हो गया, टनल हो गया, जैसे क्या हो गया जी, टनल हो गया, गोदाम हो गई। टनल को क्या बोलते हैं, सुरंग कहते हैं। वैसे एक ही बात, सुरंग और गोदाम, और कहां पे यूज हो सकता है, इंडोर का कोई ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है इंडोर के अंदर, तो वहां पे भी आप कौन सा ऑयल यूज करो, सिलिकॉन ऑयल या क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन ऑयल को यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा नोट कर लो।
हो गया सभी का इतना। इसके बाद अब टॉपिक डालना खनिज तेल, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बातें पढ़ेंगे। देखो आप खनिज तेल को यूज कर रहे हो, किस तेल को यूज कर रहे हो? खनिज तेल। इस खनिज में क्या बोलते हैं जी? अरे बोलो, मिनरल ऑयल। इसको यूज किया ना? इसको यूज करने का मतलब यही होता है कि आप अगर मिनरल ऑयल को यूज कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, मिनरल ऑयल को यूज कर रहे हो, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है? तो पहला लाभ तो ये है कि क्या करता है, सबसे पहले आपको जो मिनरल यूज करना है ना, ये ड्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राई। ड्राई का मतलब क्या? शुष्क होना चाहिए। शुष्क का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल सूखा होगा, सूखे का मतलब ये होगा उसमें नमी ना हो। सबसे पहले आप लिखोगे खनिज तेल जो यूज होते हैं वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई मिनरल ऑयल यूजफुल होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? ड्राई का मतलब क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए बिल्कुल। अगर वो ड्राई है तो वो क्या करेगा? गुड इंसुलेशन मेंटेन करेगा, यानी क्या देगा? अच्छा इंसुलेशन। अच्छा तो देगा आपको रोधन, वो क्या करेगा? अच्छा क्या देगा? अभी शीतलन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शीतलन। समझ में आ गई ना बात? आपके पास अगर ड्राई नहीं है ना, तो ड्राई तो समस्या करेगा वो आपके पास। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है ना, उसको टेस्टिंग किया जाता है, तो बहुत चीजों का ध्यान भी रखा जाता है। बातें पढ़ेंगे कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है टेस्टिंग के समय। तो सबसे पहले वो ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी की मात्रा न आए किसी प्रकार से। एक बार ये भी होता है ना कि ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी आ गई है, एक खनिज तेल में नमी आ गई है, और आपको नमी टेस्टिंग के लिए आपके पास कोई उपकरण नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? प्रश्न पूछा था एक बार, 2020 की वैकेंसी आई थी ना, इसमें 18 पेपर, उसमें प्रश्न आया था, तो उसमें आपने क्या उत्तर दिया कि मेरे पास एक खनिज तेल है, उसमें क्या हो गया है? मॉइस्चराइज आ गया। मॉइस्चराइज का मतलब नमी आ गई है, और मेरे पास वो टेस्टिंग के लिए मेरे पास कोई उपकरण नहीं, इस बेस का उपकरण उपलब्ध नहीं होते, प्रत्येक का आप उपकरण को नहीं लेके आ सकते। समझ में आ गई? क्योंकि टेस्टिंग के लिए आपके पास क्या होता है? किलोवोल्ट प्रति यूनिट स्ट्रेंथ का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन चेक करने के लिए मीटर बनता है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा होता है बहुत बड़ा सिस्टम के अंदर, उसकी वोल्टेज क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो क्या करोगे आप? तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसको ले लिया आपने, ले लिया। उसके बाद आप क्या करना है? कोई भी रोड ले लो आप, ये रोड है मेरे पास, कोई धात्विक रोड होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? धात्विक रोड है। इसको लिया, इसको मैंने क्या किया? गर्म कर दिया। क्या कर लिया? गर्म। ये धात्विक रोड, इसको मैंने गर्म किया पूरा टेम्परेचर के साथ। गर्म करने के बाद इसको ऑयल के अंदर डबो के देखो ऐसे। समझ में आ गई बात? अगर इसमें मॉइस्चराइज होगा, इसमें एक आवाज आती है, तो पानी में रोड को डाला जाता है, एक आवाज आती है, झंझनाहट आती है, नहीं आती? भाप बनती है अपने आप। अगर ये ऑयल में नमी नहीं है तो कोई आवाज नहीं आएगी वहां पे। कभी देखिए ना, ऑयल के साथ कभी मेंटेनेंस नहीं होगा कि ऑयल के साथ आपकी जो गर्म रोड है वो झंझनाहट करेगी, कभी नहीं करती। आप कभी नोट करके देख लेना, आपने देखा है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया था, सब्जी बना रहे तो धातु गर्म हो रही है, कभी ऑयल क्या होता है देखा है? बसता हुआ देखा है क्या? नहीं देखा। आप उसके अंदर अगर पानी है थोड़ा बहुत बच गया ना, आपने क्या किया? जिस पात्र में आप यूज करें सब्जी बनाने वाले, उसमें थोड़ी बहुत पानी बच गया, उसमें आपने क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। फिर आप क्या करो? जब इसमें हीटिंग दोगे ना, तो ये क्या होता है? वहां पे आवाज आपकी निश्चित बात होती है। कोई बात यहाँ पे होने वाली कि जैसे आपके पास ऑयल है, ऑयल में मॉइस्चराइज आ गया है, नमी आ गई है, उसमें गर्म रोड को जैसे डालते हो तो वो क्या करता है? आवाज करता है वहां पे। ठीक है, तो मेरे को पता लग जाता है इसमें क्या है? नमी की मात्रा है। अगर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, उसमें नमी की मात्रा नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है, एक साधारण चीज में चेक करने का मेंटेन किया था। वैसे एक नॉर्मल से बताया जाने कंडीशन अपने, हाँ नॉर्मली बता सकते हैं इसमें नमी है या नहीं। समझ में आ गई बात?
देखो यहाँ पे ड्राई मिनरल ऑयल को मैं यूजफुल करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है अच्छा रोगन देगा और क्या देगा, अच्छा सिरन देगा। दूसरी बात है इसको जो यूज किया जाएगा ना मेरे पास, किसको, खनिज तेल को। तो मैंने आपको भी बताया था कि खनिज तेल को मैं यहाँ पे जो यूज करता हूं, कौन से ट्रांसफार्मर में यूज करता हूं, तो सारे के सारे जो आउटडोर के ट्रांसफार्मर है, कौन से, आउटडोर। अधिकतर खनिज तेल का ही उपयोग होता है, खनिज तेल का ही उपयोग होता है। समझ में आ गई मेरी बात। और सारे के सारे जो यहाँ पे टीएफ होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आउटडोर होते हैं, आउटडोर टीएफ होते हैं। ये नोट करना है, ठीक है। अब देखो इसके तो ये तो है लाभ, एडवांटेज है, क्या है, एडवांटेज, लाभ है। डिसएडवांटेज भी है इसके दो तीन, कौन कौन से। कोई चीज का लाभ है तो कोई चीज की क्या होती है, हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी हानि क्या है, तो पहले इसकी हानि क्या है, तो ये ज्वलनशील है, क्या है, ये ज्वलनशील होता है, ये इसकी हानि है एक प्रकार से, यानी आग जल्दी से लग सकती है, इसका मतलब, ठीक है। और दो नंबर इसकी क्या हानि है, ये नमी को सोखता है, नमी को सोखता है। ये दो इसके डिसएडवांटेज है, ये नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये तो बात होगी खनिज तेल की। इसके बाद होगी सिंथेटिक ऑयल। इसकी बात करेंगे, सिंथेटिक ऑयल। इसमें दो टाइप आपने यूज किए हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन व हाइड्रोकार्बन। दो नंबर जो आता है वो आता है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक तेल वो क्या होता है, इसको के बारे से लेकर सिलिकॉन व हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनता है। सिंथेटिक ऑयल किससे बनता है, सिलिकॉन व हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनाया जाता है। ये पूछ लेता है कि बात सिंथेटिक ऑयल किससे बनता है, तो आप बोलोगे सिलिकॉन व हाइड्रोकार्बन के संयोग से बनाया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सिंथेटिक ऑयल को जो मैं यूज करता हूं, कहां पे इसको यूज किए जाते हैं, तो इसको नॉर्मल ट्रांसफार्मर में पहली बात है यूज नहीं करते आप, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, तो ये लगभग जो यूज होता है वो देखो पहले किसमें यूज होता है, टनल में यूज होता है। किसमें यूज होता है, टनल में। यूज लिख लेना इसका टॉपिक डाल के, यूज कहां पे होता है, टनल में यूज होता है। और कहां पे यूज करते हैं, रिफाइनरी, रिफाइनरी में यूज किया जाता है। और कहां पे यूज करते हैं, गोदाम के अंदर, अंडरग्राउंड गोदाम, अंडरग्राउंड गोदाम में यूज किया जाता है। और कहां पे यूज करते हैं, मेटल, मेटल इंडस्ट्री में, उद्योग के अंदर। और कहां पे यूज किया जाता है, इसमें और यूज करते हैं, थिएटर में। ठीक है, थिएटर देख रहे हो, थिएटर सच्ची तो थिएटर में यूज, कितनी जगह इसका यूज किया जाता है ये नोट करो, सिंथेटिक ऑयल का यूज। ठीक है, अब लिखो ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण, क्या क्या गुण होने चाहिए। रिफाइनरी जैसे मैंने बना दिया ना,
रिफाइनरी का मतलब कोई चीज को बड़ा मिलाया बनाया जा, जैसे ऑयल की रिफाइनरी है ना वहां पे, ठीक है, जैसे मैं रिफाइनरी का नाम नहीं सुना, रिफाइनरी है वहां, किसी चीज को मतलब शुद्ध किया जा रहा है, रिफाइनरी का मतलब यही होता है। जैसे वहां पे ऑयल की रिफाइनरी, ऑयल काम करेगा वहां पे, जैसे ऑयल एस्टरिंग भूमि से निकालता पेट्रोल बाहर आएगा, वो आएगा नहीं, तो मिक्सिंग है सब कुछ उसके अंदर। तो खनिज पदार्थ, कोई भी खनिज पदार्थ निकाले उसको शुद्धिकरण करना रिफाइनरी में किया जाता है, शुद्धिकरण कर दिया उससे। जैसे मेरे पास कोई खनिज पदार्थ आ गया, तो खनिज पदार्थ में उसको शुद्धिकरण किया जा रहा है, मान लो वो रिफाइनरी है, जो नहीं कि वो ऑयल की हो और किसी की हो सकती है। जैसे गोल्ड सीधा सीधा का सोना मिला है वहां पे, सोने को शुद्ध किया जा रहा है बाद में, तो उसमें एचडीएस को क्या निकाला जा रहा है बाहर। जैसे मैं सिंपल बात करूं, तेल मिला मेरे को, ऑयल मिलने के बाद सबसे पहले क्या मिलेगा, आप सबसे पहले जो तेल निकालोगे ना, सबसे अच्छा तेल का जो रूप होता है वो कौन सा होता है, खनिज तेल निकालते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पेट्रोल, 3 नंबर पे डीजल, 4 नंबर पे केरोसिन, 5 नंबर पे डामर। ये स्टेज है उसके अलग अलग, समझ में आ गई मेरी बात। उसी स्टेज से आपको चीज मिलती है, कौन सी स्टेज से पहले कौन सी चीज मिलेगी, ठीक है, वो कंडीशन है कि सबसे पहले क्या मिलेगा, सेकंड पार्ट में क्या मिला है, थर्ड में क्या मिला, फोर्थ में क्या मिला, तो वो उसका शुद्धिकरण करना वो रिफाइनरी में किया जाता है, ठीक। अब लिखो इसके बाद ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण, क्या लिखोगे, टॉपिक डाल के लिखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण। अच्छा बात है, क्या होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर, पहली बात है ट्रांसफॉर्मर ऑयल में क्या होना चाहिए, रोधन कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए, इसका 1 नंबर कंडीशन में मैं अगर बात करूं तो इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व उच्च रोधन प्रतिरोध होना चाहिए। समझ में आई ना बात मेरी, देखो 2 बातें बोली है, दोनों को समझना पड़ेगा। वैसे तो आपको रट्टा मारता है बिल्कुल बात सही, ये दोनों को मैंने एक चीज क्यों लिख रखा, इसको मैं ये लिख सकता क्या, इसको मैं अकेला ये लिख सकता हूं, दोनों को अलग अलग लिखा है। इसका कहने का मतलब होता है रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रति एमएम या प्रति सेंटीमीटर में उसकी रेजिस्टिविटी का मान हाई आ जाए, हाई रेजिस्टिविटी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, इंसुलेशन तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, आप ओजोन रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हो। कैसे बढ़ा दो, इसमें सिंपल बात करूं आपको कि मेरे पास क्या है, कोई भी एक पूछा लग जाए, जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट की जगह मैंने पीवीसी को यूज कर लिया, ये तो पीवीसी लगा रखा है। एक तो आप पीवीसी को यूज करो, पीवीसी की जगह आप क्या कर सकते हो, इसी साइज का, इसी सेम साइज का आपने क्या लगा दिया, क्या पोर्सिलिन लगा दिया, या सेम साइज का पोर्सिलिन था पहले, यहां पे पोर्सिलिन था, उसकी जगह क्या पीवीसी लगा सकते हो क्या, सेम साइज का नहीं लगा सकते आप। जैसे मैं सिंपल बात करूं, एक इंसुलेटर है मेरे पास, पिन इंसुलेटर देखा सभी ने, देखा नहीं देखा, ऐसे बना होता है, ये बनेगा नहीं बनेगा, इस प्रकार का इंसुलेटर बना देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा है। अब इसकी जगह मैं लकड़ी का इंसुलेटर यूज कर लिया, मान लिया, नहीं कर सकता, काम इसकी जगह मैं पीवीसी का इंसुलेटर बना देता हूं, कर सकता हूं यूज, नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका सेम साइज में आपको मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे आपने एक बात ये दिमाग में नहीं आ रही है ना, तो 11 केवी पे जो पिन इंसुलेटर लगता है ना, 11 केवी पे जो पिन इंसुलेटर लगता है वो क्या 30 केवी पे लग सकता है क्या, क्यों भाई, क्यों नहीं लग सकता, बोलो कि 11 वाला इंसुलेटर ये इंसुलेटर ये, तो 11 वाला देखोगे ना तो आप लाइन को देख के बता सकते हो, 11 केवी की लाइन इंसुलेटर को देख के बता देते हो, तार का साइज देख के बता देते हो आप कितनी केवी, तार का पता केवी को लगता नहीं, दिखाई नहीं दे रही, कम दिखती है। आप इंसुलेटर को देखते हो, इंसुलेटर को देख के बताते हो कि 11 केवी की लाइन जा रही है,
33 kV की लाइन जा रही है, तो कैसे आप 11 kV में 33 kV वाले इंसुलेटर को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की मोटाई अलग अलग है। क्योंकि कोई भी इंसुलेटर होता ना, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है, वो होती है किलोवोल्ट प्रति mm। ये कहने का मतलब ये होता है कि 1 mm की कोई इंसुलेटर की मोटाई, एक इंसुलेटर की 1 mm की मोटाई कितने किलोवोल्ट सेव कर सकती है, वह उसकी क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जैसे मेरे पास ये एक इंसुलेटर है, इसकी मोटाई 1 mm है। अब ये कितने किलोवोल्ट के ऊपर जाके ब्रेकडाउन होता है, वो उसकी क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि इस इंसुलेटर में करंट को फ्लो कर सकता हूं मैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकता, कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं, पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। मेरे को वोल्टेज की रेंज क्या करनी पड़ेगी? बहुत हाई लेके जानी पड़ेगी, और जहां पे हाई होगी वहां पे जाके इंसुलेटर क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटने का मतलब इसकी रोधन कैपेसिटी टूट जाती है, और क्या बन जाता है? ये चार्ज बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो वही बात है, अच्छा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना, तो अच्छा वो क्या देगा? रोधन भी देगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान अगर बढ़ता है ना, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? इंसुलेटर की हाई होती है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है, तो वो तो क्या होगा? जल्दी से क्या होगा? उसकी कैपेसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑयल ज्यादा डालना पड़ेगा। आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी होना चाहिए, रोधन प्रतिरोध भी उसका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन नोट करो, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। और मैं लिखा देता हूं दोनों को। इसकी जो डायरेक्शन है, क्या चीज? डाई इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेंथ है वो होती है 30 किलोवोल्ट प्रति mm। ये चीज का ध्यान रखना, 30 किलोवोल्ट प्रति mm। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कितने पे? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टिविटी का मान है 35 × 10 की पावर 12, 35 × 10 की पावर -12 ओम, ये इसकी रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? ये प्रश्न तो आया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखो, इसका जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है क्या होता है? विशिष्ट तापमान, वो भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। उच्च विशिष्ट तापमान। ठीक है, तापमान का मतलब क्या होता है? जल्दी से आग में लगे, समझ में? हाई टेम्परेचर को सेव कर सके। एक विकोसिटी होती है, वो अलग चीज होती है, बता दूं इसके बाद। विकोसिटी में हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंता कहते हैं, सेंता, सुना ना? वो अलग चीज है। और तो इसकी जो उच्च विशिष्ट तापमान की कैपेसिटी होनी चाहिए, और तापमान कैपेसिटी होती है वो 140 डिग्री से भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 140 डिग्री भी ज्यादा, या 140 डिग्री से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इसकी जो विशिष्ट उच्च विशिष्ट तापमान होता है ना, वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि यानी तापमान सहन करने की कैपेसिटी होती है। इससे मैं सिंपल बात करता हूं कि तापमान का मतलब हाई टेम्परेचर कितना सहन कर सकता है, उसके बाद इसमें ब्लास्ट का मतलब आग लग सकती है। कोई भी चीज है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ऐसे कंडीशन आएगी जहां पे उसमें आग लगने की बात है। वही बात है, जो टेम्परेचर कैपेसिटी है ना, उच्च विशिष्ट तापमान ग्रेड करने की जो कैपेसिटी है वो 140 डिग्री से भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर लिखो, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए, यानी आग हाई टेम्परेचर पे लगनी चाहिए बहुत ज्यादा,
और जल्दी से नमी को न सोखे। और इसमें एक चीज लिखी जाती है 50 ppm एक कैपेसिटी होती है अलाउड द वाटर। यानी 50 ppm पर अलाउड हुआ इसके अंदर वाटर। ये ppm की मैं बता दूं कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होती है। 50 ppm अलाउड द वाटर, ये नोट कर लेना। यानी नमी को सोखने में इसकी कैपेसिटी 50 ppm अलाउड तक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद एक बात और बची है, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंधा। ये क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है पता है किसी को? सेंधा। विस्कोसिटी का मतलब इसका जो प्रवाह है ना वो स्लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, जल्दी से फैलना नहीं चाहिए एकदम से। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर जल्दी से अगर फैल रही है वातावरण में तो उसका क्या होगा कि इसका स्लो चलना चाहिए। जैसे बहाव बिंदु होता है, बहाव बिंदु देखा सभी ने, जैसे पानी का बहाव बिंदु होता है तीव्र होता है। इसका क्या होना चाहिए? लो रहना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, ज्यादा नमी जो आपके पास संतुलन प्रणाली को अच्छी देगा। उसकी जो विस्कोसिटी कभी पूछ लेता है वो कभी हाई बन करना, विस्कोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो ये आपके क्या होने चाहिए? ट्रांसफॉर्मर के गुण होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। पहला ये चीज, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये। ठीक है, इसका पूछा गया सेंधा होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में सेंधा का मान होना चाहिए, तो होना चाहिए जी निम्न। निम्न का मतलब क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ कर लो लोग यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मर के गुणों में कमी आने का कारण क्या है वो देखते हैं। ये जो थे गुण, अब गुणों में कमी आ रही है उसका रीजन क्या है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुणों में कमी के कारण, कमी के कारण पहला क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है हवा के संपर्क में आए हुए, चाहे वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से इसकी जो गुण है वो क्या होंगे? डाउन हो सकते हैं। जैसे देखो आपने क्या किया था, इससे पहले एक चीज को लगाया था आपने, क्योंकि वायु के संपर्क में तो आएगा, आए को बचाने के लिए आपने क्या लगाया था? ब्रीदर को लगाया था। किसको लगाया था? ब्रीदर। ब्रीदर को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, सांस लेता है। ब्रीदर कहां पे लगता है? कंट्रोल टैंक के बिल्कुल क्या लगा होता है? ऊपर लगा होता है। इसमें क्या भरी होती है? सिलिका जेल। क्या भरती है? सिलिका जेल, जो नमी को क्या करता है? सोखता है। अगर इसका वायु के संपर्क में ऑयल आ रहा है तो ऑयल क्या करेगा? मॉइस्चराइज को मेंटेन कर लेगा, अपने इसको मेंटेन करेगा, मॉइस्चराइज को ग्रहण कर लेगा, नमी को ग्रहण करेगा। और जैसे नमी को ग्रहण करेगा ऑयल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो अपने को सबसे पहले हम ध्यान रखना कि वायु के संपर्क में कम से कम आए। अगर संपर्क में आएगा भी आपको क्या करना, उसमें जो वायु है वो क्या जानी चाहिए? बिल्कुल शुष्क जानी चाहिए। और शुष्क जाने के लिए अपन इसमें पहले से इलाज किया जाता है, इसका ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर में क्या बन जाता है? सिलिका जेल। इसका कलर क्या होता है? शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में बैंगनी रंग की होती है और बाद में नमी सोखने के बाद कैसे हो जाती है? हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है। ये बुक्स में उल्टा लिखा हुआ, ध्यान रखना, गलत मत करना पसंद। अगर ये शुष्क अवस्था में है सिलिका जेल तो ये किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की होती है। और ये आदर अवस्था में बोल सकता है या नमी सोखने के बाद बोल सकता है, किस रंग की हो जाती है? हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है। ये दिमाग में सेट करें, ठीक है।
आपके बुक्स में उल्टा दिया है, तो ये सही कर लेना। कोई चाहे निमी की बुक हो तो उसमें भी उल्टा दिया हुआ है, तो इसको सही कर लेना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये पर्सन कई बार पूछा भी जा चुका है। हाँ, बैंगनी और नीला एक ही बात है ना, नीला एक बार बैंगनी लिखते नीला लिखते एक ही बात, नीला लिखते कोई बात नहीं, एक ही बात। बैंगनी या नीला बोल देते हैं, एक बात एक ही बात है, बैंगनी या नीला होता है, वैसे नीला ही होता है, कलर को मेंटेन होने के लिए, ठीक है। दूसरा बात है कोर एंड ऑयल में क्या होगा ना, सेडिमेंटेंस। कोर एंड ऑयल में, ऑयल के सेडिमेंटेंस के कारण, सेडिमेंटेंस, ये नाम सुना सेडिमेंटेंस। कोई बंदा मेरे को सेडिमेंटेंस का हिंदी अनुवाद बता देगा, मन को ध्यान करो। सेडिमेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको तो बकलिंग कहा जाता है इंग्लिश में, बकलिंग। सेडिमेंटेंस को क्या बोलते हैं? आपने बैटरी में दो सुना सेडिमेंटेंस का, सुना है? सेडिमेंटेंस होता क्या है? ये क्या कहना चाहता है कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये कोर है, इसकी कोर, और इसमें भी क्या डाल रखी है मैंने, वाइंडिंग डाल रखी है। तो सेडिमेंटेंस का मतलब होता है गंदगी है ना, जहां पे जमा हो जाती है, इसको हिंदी में कहा जाता है सेडिमेंटेंस को तल छटका बनना। क्या कहा जाता है? तल छटका बनना। ये प्रश्न आया था एक बार, सेडिमेंटेंस का मतलब तल छटका। तल छटका मतलब जो गंदगी है ना वो यहाँ पे ही आएगी, नीचे जमा होती है, गंदगी नीचे ही आएगी ना। चाहे वाटर कूलर में पानी भर के देख लो, चाहे घड़े में पानी भर के देख लो, चाहे ऑयल में भी ऑयल डाल के देख लो, जो गंदगी होगी वो किसकी गंदगी? बाइंडिंग की हो सकती है, किसकी होगी? कोर की होगी। वो धीरे धीरे नीचे आएगी, ऑयल की जो स्ट्रेंथ को वो क्या करेगा? डाउन करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो उसके कारण से क्या होता है? सेडिमेंटेंस है, इसके कारण से इसके क्या होते हैं? इसकी कैपेसिटी क्या होती है? डाउन हो जाती है। किसकी? ऑयल की। समझ में आ गई? सेडिमेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है तल छटका बनना। किसके तल छटका बनना? कोर से, और किसके बन रहे? ऑयल। कोर एंड वाइंडिंग लिखना है यहां पे, कोर एंड वाइंडिंग के कारण सेडिमेंटेंस। यानी जो पदार्थ यूज हुआ है, कोर एंड वाइंडिंग ऑयल सेडिमेंटेंस, या हिंदी में तल छटका बनना, ठीक है। एक काम वो हो सकता है एसिडिटी इंक्रीज होना। एसिडिटी इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब समझते हो? बढ़ना। एसिडिटी क्या होता है? समझ लो कैसे? एक तेजाब बढ़ गई, को एसिडिटी बढ़ रही है। तेजाब का मतलब क्या होता है? जब भाप बनती है, गैस बनती है इसके अंदर, बार बार जैसे ग्लूकोज में मेरे का गैस बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। गैस, एसिडिटी का मतलब गैस बढ़ना, उसके कारण इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है? डाउन हो सकती है। बात कि ज्यादा अंदर गैस बढ़ी, उसके कारण इसकी एसिडिटी क्या हो सकती है? बढ़ रही है। अगर ये इंक्रीज होगी तो उसके गुणों को क्या करेगा? वो कम कर देगा। तो ये तीन कारण है, ये तीनों कारण नोट कर देगा। उसके बाद जो ऑयल टेस्टिंग के प्रकार, अब ऑयल को क्या करना है? टेस्ट करना है। टेस्टिंग के टाइप पूछ लेता हूं, पर कौन सा टेस्टिंग का टाइप नहीं, ये प्रश्न आया था एक बार, कौन कौन से टेस्टिंग अपने करते हैं। टॉपिक क्या लिखोगे? टाइप ऑफ ऑयल टेस्टिंग। इसका पहला टाइप करना अपने को फील्ड टेस्टिंग। कौन सा है? फील्ड टेस्ट। 2 नंबर लिखना अपने को इसके अंदर कर्नल टेस्ट। सर्कल टेस्ट, सर्कल टेस्ट। और 3 नंबर लिखना आपको डाइलेक्ट्रिक टेस्ट। डाई इलेक्ट्रिक
टेस्ट, और 4 नंबर आपको लिखना है जी एसिडिटी टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट। सीधा ही क्वेश्चन पूछा था एक बार, निम्न में से कौन सी टेस्टिंग को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो फील्ड टेस्टिंग होता है ना, ये नए तेल के लिए होती है, किसके लिए होती है, नए ऑयल के लिए। नया तेल की बूंद बनाकर टेस्ट किया जाता है। बूंद का मतलब समझते हैं, किसकी बूंद बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है। तो ये फील्ड टेस्टिंग होता है, वो नए ऑयल की जाती है, और बूंद टेस्ट। और ये जो सर्कल टेस्ट होता है ना, ये नमी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नमी, ये ध्यान रखना, तेल की नमी, तेल की नमी के लिए किया जाता है। और उसके बाद डायरेक्टिव टेस्ट होता है, रोदन के लिए करते, सभी को पता है। इसकी क्या होना चाहिए, 30 किलोवाट प्रति एम से न्यून, 30 किलोवाट प्रति एम से कुछ होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। और उसके बाद एसिड टेस्ट के लिए आप करोगे देखो, एक चीज बता देता हूं, ये 30 किलोवाट से अगर न्यून है, क्या है, अगर न्यून का मतलब कम है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर करने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, फिल्टर ऑयल की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो 50 किलोवाट से ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 30 किलोवाट पर से ये न्यून है, तो इसको क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ 50 किलोवाट प्रति एम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे सीधा पूछ लेता है ट्रांसफार्मर ऑयल की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 30 किलोवाट प्रति एम से उच्च, फिल्टर ऑयल की 50 किलोवाट प्रति एम से उच्च होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा कारण आता है एसिडिटी टेस्ट, जिसको क्या करते हैं, तेल ऑक्सीडेशन के कारण, तेल ऑक्सीडेशन के कारण, बस ये नोट कर लेना। आपको टेस्टिंग में पूछे कितने प्रकार की टेस्टिंग अपने यूज करते हैं, 4 प्रकार की टेस्टिंग यूज की जाती है। फील्ड टेस्टिंग क्यों यूज करते हैं, नए तेल की बूंद बनाकर टेस्टिंग किया जाता है। नए ऑयल की टेस्टिंग होती है। सर्कल टेस्ट तेल की नमी की जांच के लिए होता है। डायरेक्टिव टेस्ट, अब देखो यहाँ पे पुराने तेल की जो टेस्टिंग होगी वो कौन सी होगी, यही होगी। ये किसकी होगी, ओल्ड ऑयल की है। किसकी है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अगर 30 किलोवाट से न्यून है, तो फिर उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर। और उसके बाद एसिड टेस्ट के लिए कौन सा करते हैं, तेल ऑक्सीडेशन टेस्ट के कारण किया जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब उसमें क्या बने, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जा रही है, उसको टेस्ट किया जाता है प्रेशर के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट है। तो ये ऑयल तो आपका कंप्लीट है, ठीक है।